तो हेलो बच्चों, आज हम लोग रैशनल यूज ऑफ एनर्जी का सेकेंड वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर पहले वाला वीडियो देख कर आए, उसके बाद इसमें आए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता गया तो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते मशीन के ऊपर डिपेंड हो गए, और तमाम मशीन सब किसके ऊपर चलता है? एनर्जी के ऊपर चलता है। तो हमें नए नए एनर्जी सोर्सेस की जरूरत पड़ी। तो इसलिए कुछ एनर्जी जो हम बहुत पहले से हम लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, और कुछ एनर्जी को जिसको हम लोग बाद में डिस्कवर किए, और जो बाद में अभी रिसेंट में डिस्कवर हुआ उसे ही हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सोलर एनर्जी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एनर्जी जो हम लोग को कहां से मिले? सन से। और हम लोग को पता है कि जब से दुनिया है तब से सन है, और जब तक दुनिया रहेगा तब तक सन रहेगा। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। और जितना एनर्जी है, तमाम एनर्जी का सोर्स हम लोग का क्या है? सन है। सोर्सेस ऑफ ऑल द एनर्जी इज सन। ठीक है। तो सोलर एनर्जी कैसे हासिल करते हैं हम लोग? तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं एक सोलर पैनल। देखे होगे तुम लोग रास्ता वगैरह में कहीं पर, ये ब्लू कलर का होता है और इसमें सिल्वर कलर का ऐसे ऐसे लाइन होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल। और ये जो इसके अंदर लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर सेल, जो कि किसका बना हुआ रहता है? एक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का बना रहता है। ये क्या करता है? सूरज से आने वाले फोटोन रेज को एब्जॉर्ब करता है, और फिर उससे हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी था। इससे हम लोग को कोई लेबर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं था, प्लस हम लोग गांव देहात वगैरह में इससे अच्छा खासा एनर्जी हासिल कर लेते थे। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि इसको हम लोग डे टाइम में ही इस्तेमाल कर पाते थे। क्लाउडी डेज में या रात के वक्त इसे एनर्जी हासिल करना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग दिन में ही सिर्फ इससे एनर्जी बना पाते थे। इससे भी पूरा फुलफिल हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी था। सोलर बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो दूसरा जो हमारा एनर्जी था सोलर एनर्जी के बाद, वो था हम लोग का जियोथर्मल एनर्जी। नाम से ही समझ में आ रहा है ये कौन सा एनर्जी है। जियो मतलब होता है जमीन। तो जमीन के अंदर हमें पता है क्या होता है? मैग्मा होता है, जो कि बहुत गर्म होता है, और वाटर। अगर ये मैग्मा और वाटर किसी जगह पर जाकर जब मिल जाते हैं तो ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है। तो ये मैग्मा को वो क्या बना लेता है? वेपर बनाता है। गर्म होकर या जो वाटर है वो क्या बनता है? वेपर बनता है। और ये अगर जमीन का किसी ऐसा हिस्सा में जहां पर कहीं पर अर्थक्वेक आया हो या जमीन किसी वजह से फट गया हो, तो वहां पर जो खाली जगह बन जाता है, अगर वहां से ये वेपर जमीन के सरफेस पर आ जाता है, और जहां पर जिस जमीन के जिस हिस्सा पर जिस सरफेस पर यह निकलता है उस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। अगर वहीं पर हम लोग टरबाइन लगा दे, वो जो सिस्टम था हम लोग का जनरेटर वाला जो हम लोग कन्वेक्शनल में पढ़े थे, तो अगर जमीन के उस जिस हिस्से से हॉट स्प्रिंग से ये वाटर वेपर ऊपर आता है तो वो अपने साथ मैकेनिकल एनर्जी लेकर आता है। तो वहां पर अगर हम लोग टरबाइन लगा दे तो टरबाइन जनरेटर को चलाएगा, और जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी हासिल करते हैं। कौन सा एनर्जी होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो उससे भी हम लोग एनर्जी को हासिल करते हैं, और ये जो एनर्जी हासिल करने का तरीका था इसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है। जैसे पंजाब का मणिकरण में एक जगह है जहां पर ये एनर्जी हासिल होता है, लेकिन वो एक गुरुद्वारा के अंदर है। ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी था, जिससे हम लोग को मतलब एयर पोल्यूशन का कोई रिस्क नहीं था। लेकिन हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं है कि जहां से हम लोग का वाटर वेपर सरफेस पर आए, इसलिए ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल था। तो उसके बाद आता है बायोमास एनर्जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो बायोमास एनर्जी क्या होता है? बायो का वर्ड का मतलब ही समझ में आ रहा है, जानदार, जिसके अंदर जान हो, लिविंग थिंग। ठीक है। अब उसमें जो हमारे घर में वेजिटेबल आता है उसका जो वेस्ट होता है, या कोई भी जानदार चीज से जिसके अंदर जान होता है, उसका जितना सारा वेस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बायो वेस्ट। उस बायो वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? एक बैक्टीरिया, इसका नाम पूछता है, इसका नाम क्या है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम लोग क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। इस बैक्टीरिया को लेकर जितना हम लोग का बायो वेस्ट है उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। और जब डिकम्पोज करते हैं तो वहां से हम लोग का कुछ गैस खारिज होता है, रिलीज होता है। कौन कौन सा गैस? जिसमें सबसे ज्यादा मिकदार में 75% मीथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 23% में, और उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों मिलाकर 2% में रिलीज होता है। ये गैस को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। अगर पूछे बायोगैस में कौन कौन सा गैस होता है, तो ये चारों गैस होता है। तो ये जो चारों गैस होता है, इसी को हम लोग कलेक्ट जब कर लेते हैं तो उसको उससे जो एनर्जी हासिल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोमास एनर्जी। तो वो एनर्जी जो हम लोग को बायोमास से हासिल होता है, यानी कि जो लिविंग थिंग है उससे जो एनर्जी हासिल करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं बायोमास एनर्जी। उसमें कौन सा बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और ये एनर्जी जनरली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग घर में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। दूसरा कि इससे कोई गैस रिलीज नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ताकि वो
एयर को पोल्यूट करे, तो इसको हम लोग घर में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ये बैक्टीरिया का नाम पूछता है, और अगर पूछ ले कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, यानी सबसे ज्यादा मिकदार में कौन पाया जाता है बायोमास में, तो क्या होगा, मीथेन, सबसे 75%। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं फायर डैम, इसको हम लोग फायर डैम भी बोलते हैं, किसको, मीथेन को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये एयर के ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और वहां पे फायर लग जाता है। अक्सर जंगल वगैरह में इसकी वजह से क्या होता है, आग लग जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर डैम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारा एनर्जी है, जैसे थर्मल एनर्जी, जिसमें हम लोग यूरेनियम वगैरह को बोम्बार्डिंग करके उससे हम लोग बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। और भी एनर्जी फ्रॉम सी होता है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में इतना काफी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो रैशनल यूज ऑफ एनर्जी में इतना ही है। और भी इस मीथेन का अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं। ये जब कोल माइन से निकलता है तो इसको हम लोग कोल माइन गैस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम जो बता रहे थे कोल बेड के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल बेड मीथेन। अगर बोले कोल बेड मीथेन से कौन सा गैस रिलीज होता है, तो वहां से भी मीथेन गैस रिलीज होता है। जनरली ये एक ऑर्गेनिक गैस होता है जिसमें मीथेन होता है और हाइड्रोकार्बन होता है। 95% इसमें मीथेन होता है और 5% हाइड्रोकार्बन होता है सिर्फ, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सीबीएम भी इसको हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मीथेन। तो ये कहां से निकलता है, जो कोल माइंस होता है, कोयला का कान जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर ये गैस रिलीज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल बेड मीथेन। लेकिन यही मीथेन गैस अगर आइस प्लेस में, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, मीथेन आइस, एकदम जहां पे ठंड जगह होता है, बर्फ होता है, बर्फ के अंदर ये कैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसका फॉर्मूला फिर हो जाता है, देखो ये मीथेन है और इसके साथ 23 मॉलिक्यूल्स किसका हो जाता है, वाटर का, और 4 मॉलिक्यूल्स किसका, मीथेन का। फिर इसका नाम अलग हो जाता है, उसका हम लोग बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। इसका फॉर्मूला तुमसे पूछ सकता है कि मीथेन हाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ये कहां पे पाया जाता है, तो बर्फीली इलाका में पाया जाता है, जहां पे बर्फ होता है, आइस प्लेस होता है, ठीक है, ठंड जगह जहां पर होता है, हिल स्टेशन वगैरह, ठीक है। और इसी का नाम होता है मीथेन आइस। एक ही चीज है, मीथेन बायोगैस से भी हासिल होता है, यहां पर पाया जाता है तो इसका नाम कोल बेड मीथेन होता है, यहां पर मिल जाए तो इसका नाम मीथेन हाइड्रेट होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है। इसको हम लोग अक्सर कहां पे, अभी हम बताएं कि खाना वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा करते हैं, बल्कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, कोई गैस रिलीज नहीं करता इसके जलने से, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।